ब्रेक के बाद खैर मकदम है आप सभी का प्रोग्राम सलाम जी के। आप देख रहे हैं दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त आसिफ रशीद और सनम एजाज के साथ। अब जरा आगे बढ़ते हैं, बात मौसम की हो रही थी तो लद्दाख में सड़क हादसा पेश आया। इधर जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम की क्या कुछ सूरत हाल रहने वाली ये भी आपको बताएंगे और शुरुआत तस्वीरों के साथ भी करेंगे। और बड़ी खबर ये कि जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम ने जब करवट ली है तो शुमालो जुनूब में मूसलाधार बारिश, कुछ इलाकों में दरमियाने दर्जे की बारिश, लेकिन बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी जो रात देर गए तक जारी रही। बर्फबारी के बाद मुगल रोड को एहतियाती तौर पर बंद किया गया, कई मुसाफिरों का रेस्क्यू भी किया गया है। इधर महकमा मौसमियात ने पेशनगोई कर दी है कि 21 अक्टूबर से मौसम तब्दील होगा, तब तक फिलहाल इसी तरीके से मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो बालाई हिस्से हैं हल्की बर्फबारी या बर्फ की सफेद चादर आपको अफरवट, गुलमर्ग के पहाड़ों से लेकर खिता पीर पंचाल और चिनाब तक है, क्योंकि इस वक्त जो खबर है वो सिंथन टॉप से वादी कश्मीर जाने वाली जो रोड है किश्तवाड़ से वो भी बंद हो गई है, वो रात से ही एहतियाती तौर पर बंद की गई है। और ये तस्वीरें पीर गली से लेकर पोशाना और बाकी हिस्सों तक, चार मुख्तलिफ तस्वीरें जरा दिखा दीजिएगा जो इस वक्त वादी कश्मीर और जो खिता पीर पंचाल से है। शोपियां की तस्वीर आपके सामने, मुगल रोड की, पीर की गली तस्वीर आपके सामने, कई लोग यहाँ पर फंसे थे। पोशाना की तस्वीर आपके सामने जहां आमतौर पर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हॉल्ट रहता है, लेकिन ख़राब मौसम के बीच यहां पर भी गाड़ियों को रोका गया। चौथी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर गुलमर्ग की है जहां से बर्फबारी की ये ताज़ा तस्वीरें हमें मौसूल हुई। लद्दाख की चार तस्वीरें भी बताते हैं। ये सूरत हाल सिर्फ निचले इलाकों में नहीं है, दुरबुक है, खरदुंगला पास है जहाँ हमने आपको बताया कि बैक टू बैक हादसे हुए, 4 सयाहों ने अपनी जान गंवा दी। जोजिला पास पर भी हल्की बर्फबारी रात देर गए तक हुई है। अभी तक इतला नहीं है कि क्या लद्दाख जाने वाली हाईवे को बंद किया गया नहीं, इस पर भी जैसे जैसे अपडेट आएगा तो बताएंगे। कुंजुम पास की तस्वीर आपके सामने जहां पर सन्नाटा पसरा है और इस इलाके के अंदर सयाहों की एक बड़ी तादाद विंटर्स में मौजूद रहती थी, लेकिन कबलज वक्त या सीजन से पहले बर्फबारी जो है इस बार हुई है, उसकी वजह से भी यहाँ पर एक तरह से मुसाफिरों की या जो सयाह पहुंचते थे उनकी तादाद काफ़ी कम देखी गई है। हमारे साथ इरफान फाजिल भी ज्वाइन किए हैं, नदीम भी हमारे साथ हैं। नेशनल हाईवे का अपडेट भी आपको बताएंगे और मुगल रोड भी फिलहाल बंद है, इस तरह की जानकारी मिल रही है, लेकिन दोनों नुमाइंदे हमें सनम ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों हमारे इरफान फाजिल और रामबन से नदीम। रामबन से नदीम से पहले जाना चाहेंगे। नदीम, जम्मू श्रीनगर हाईवे पे क्या सिचुएशन, ताज़ा तरीन अपडेट क्या है? क्या हाईवे पे ट्रैफिक थ्रू है? और बानिहाल के ऊपर जो है पहले बर्फ पड़ती थी, टनल ऊपर हुआ करती थी, अब टनल नीचे से है, तो वो हल्की फुल्की जो बर्फ पड़ती है बानिहाल से लेके रामबन तक, तो उसकी क्या सिचुएशन है वहां पे? जी बिल्कुल, देखिए सनम एजाज, जहां हम बात करें क्योंकि वेदर प्रेडिक्शन तो पहले ये चीज बताई गई थी कि 18 और 19 डेट में जो है कहीं न कहीं बारिश और हल्की बर्फबारी का सिलसिला देखने को मिल सकता है। और हमने देखा कि कल बाद दोपहर से जिला रामबन के अंदर भी हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो गया था और ये खदशा थे कि हाईवे बंद हो जाए, लेकिन शाम होते होते बारिश का सिलसिला रुका और उसके बाद हाईवे पर जो गाड़ियों की आमदरफ्त थी वो मुसलसल जारी रही और रात देर गए ट्रैफिक प्लान भी जारी कर दिया गया। और ट्रैफिक प्लान की जहां तक हम बात करें, क्योंकि ट्रैफिक प्लान के मुताबिक आज जो एनएमवीज थी उन गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाजत है और जो एचएमवीज है उन्हें जम्मू से श्रीनगर की तरफ चलने की इजाजत है। कुल मिलाकर जब हमने देखा, क्योंकि रात भर जब बारिश का सिलसिला चल रहा था तो तमाम जो ड्राइवर्स हैं उन्होंने अपनी गाड़ियां जो भी सेफ जोन हाईवे पर देख रहे, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब पत्थर या पस्सियां गिरती हैं तो फिर डेंजर जोन में गाड़ियां खड़ी हो जाती है जहां गाड़ी को पत्थर भी लग जाते हैं। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए कुछ ड्राइवर्स ने हाईवे पर स्टे किया है और इस वक्त उन गाड़ियों को क्लियर किया जा रहा है, क्योंकि जो कैरियर गाड़ियां नगर से जम्मू की तरफ अलाउ किया गया था, इजाजत दी गई थी, वो हाईवे पर मुख्तलिफ मकामात पर अगरचे रुकी हुई, उन्हें इस वक्त जम्मू की तरफ निकाला जा रहा है। और जैसे ही वो गाड़ियां जखैनी क्रॉस करती है तो उसके बाद जो की मालबरदार गाड़ियां हैं जिन गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर की तरफ श्रीनगर जाने की इजाजत मिलेगी, जखैनी से आगे इजाजत मिलेगी। जहां मौसम के हवाले से हम बात करें, क्योंकि आज की डेट में हम देखते हैं कल मौसम में कुछ खराबी जरूर देखने को मिली थी, लेकिन आज खिली है। जहां हम रामबन बानिहाल की बात करें तो सवाल है, क्योंकि हमारे पास पहले जवाहर टनल थी जहां पर बर्फबारी हो जाती थी, सुबह सुबह के टाइम पे बड़ी परेशानियां रहती थी ट्रैफिक को चलाने में, लेकिन आज की डेट पे हमारे पास जब नवयुगा टनल है तो वो उस चीज से हम छूट गए हैं, जो ऊपर हमारे पास जवाहर टनल गाड़ियां जाती थी और वहां पे बड़ी परेशानी भी रहती थी। तो वो तमाम चीजें आज हम देख रहे हैं कि हमें देखने को नहीं मिल रही है। मौसम खराब होने के बावजूद भी गाड़ियां चलती रही और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि एक तरफ मौसम खुशगवार है तो दूसरी तरफ गाड़ियों की नकल हरकत हमें हाईवे पर जो है देखने को मिल रही है। जी सर, चलिए इरफान फाजिल भी हमारे साथ हैं। एयर ट्रैफिक के हवाले से क्या कुछ अपडेट है? और वादी कश्मीर में चूंकि प्रेडिक्शन तो वही ऑलमोस्ट है कि 21 दोपहर तक आपको ऐसी सूरत हाल से गुजरना होगा, तो किसी किस्म की कोई एडवाइजरी एयर ट्रैफिक के लिए, तमाम मुसाफिरों के लिए
या किसी किस्म का कोई खलल देखा गया है? जैसी सूरत हाल है, कई जगहों पर ये खबर है कि कोहरे की वजह से भी जो सर्दर्न पार्ट्स के अंदर भारत में इस वक्त फ्लाइट्स का आने जाने का सिलसिला है वो थोड़ा तय शेड्यूल के मुताबिक नहीं हो रहा, तो वादी कश्मीर या जम्मू में कोई इसका असर? बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद और सनम मिजाज। जहां तक मौसम का ताल्लुक है, मौसम ने गड़बड़ तो ले ली है। अब साथ ही साथ ये भी हम कह सकते हैं कि मुबारकबाद भी है, क्योंकि जिस तरीके से पहले हमने देखा गर्मी या साथ ही साथ ह्यूमिडिटी और कई सारे लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वो बर्फबारी को रहती है, जिसमें खास तौर पर एक सयाहती तबका रहता है। क्योंकि हम रिसेंटली गुलमर्ग का विजिट करके आए तो वहां पर मैक्सिमम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जल्द से जल्द जो है बर्फबारी हो जाए ताकि हमारे रोजगार में इजाफा हो। और रिसेंटली अभी आप देखें तो गुलमर्ग जैसी अफरवट पहाड़ियों पर जो है बर्फबारी गिरी है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा चेहरे पर मुस्कुराहट लोगों को, और खास तौर पर अगर देखा जाए ये अब तो सिलसिला बर्फबारी और बारिशों का रहेगा ही रहेगा। अब मौसम के साथ साथ जब हमने मौसमी महकमियात के कल इंचार्ज डॉक्टर मुख्तार है, जब उनसे हमने बात की थी, जब लगातार अपडेट्स आ रहे थे कि बर्फबारी या बारिशें होगी, तो उनका मानना था कि मगरिबी हवाओं का असर अब जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, पीर पंजाल रेंज पर तो दिखाई देगा, मगर मैदानी इलाकों पर बारिशें, और वही कल रहा कि रात भर मैदानी इलाकों पर बारिशें रही और बालाई इलाकों पर जो है अच्छी खासी जो है बर्फबारी दिखाई दी। और कुछ ऐसे एरियाज भी पहले से ही कनेक्ट किए गए थे जिसके बारे में एडवाइजरीज वगैरह भी जारी की गई थी। जहां तक ट्रैफिक एडवाइजरी का ताल्लुक है आसिफ, हम देखते हैं कि अक्सर बेशतर जब ये सिलसिला कश्मीर में शुरू हो जाता है तो शहरी श्रीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जब बर्फबारी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है तो कई परवाजें मंसूब हो जाती है। उसकी वजह यह है कि या तो LLA के मामलात रहते हैं, कैट सिस्टम के मामलात रहते हैं, या विजिबिलिटी के मामलात रहते हैं, लैंडिंग टेक ऑफ के मामलात रहते हैं। तो उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो नाम है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही है, मगर अल्लाह बारी ताला का भी लाख लाख शुक्र है कि अभी वैसी बर्फबारी नहीं हुई है या वैसा कुछ सिस्टम जो है परवाजों पर देखने को नहीं मिला है जिसकी वजह से परवाजों में खलल पैदा हुई है। हम तो ये कहेंगे कि अब आने वाले टाइम पे अक्सर बेशतर लोगों की नजर और लोगों की जो तनकीद है वो भी रहती है एयरपोर्ट पे, क्योंकि मैक्सिमम टूरिस्ट जो इंटरनेशनल से ट्रैवल करके आते हैं, नेशनल से ट्रैवल करके आते हैं, जब उनकी परवाजें जो है डिले हो जाती है या उनको नहीं मिलता है मौका जाने का, वो कहते हैं थोड़ी सी बर्फ हुई या थोड़ी सी बारिश हुई, फ्लाइट में टेक ऑफ लैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद उनका पैकेज सिस्टम खराब हो जाता है, उनका जी हाँ मैक्सिमम नुकसान हो जाता है, रात भर उन्हें 2-3 दिन यहाँ ठहरना, फिर शेड्यूलिंग रिशेड्यूलिंग, ये कई मामला है। हमें उम्मीद है कि एविएशन डिपार्टमेंट और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया खास तौर पर इस साल मौसमी सरमा में खास तौर पर बर्फबारी के मौके पर यहाँ के इस एयरपोर्ट पर, जिस पर काफी करोड़ रुपया जो है अभी खर्च भी किया गया है, प्राइवेट लॉन्चेस बनाए गए हैं, हेलीकॉप्टर के लिए बेस बनाई गई है, नाइट फ्लाइट्स के लिए जो है खास तौर पे बेस बनाई गई है, कई मामला है। अब देखने वाली बात होती है कि टेक ऑफ और लैंडिंग में जब मौसमी सरमा में खास तौर पर बर्फबारी होती है उस वक्त ये एयरपोर्ट कितना कामयाब रहता है वो बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ रहने के लिए, नेशनल हाईवे के हवाले से डिटेल्स बताने के लिए और एयर ट्रैफिक। जमशीद मलिक भी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। जमशीद, मुगल रोड ओपन हुई है या नहीं? मुगल रोड को अभी ओपन नहीं किया गया क्योंकि हल्की हल्की बारिश का सिलसिला रात को दोबारा देखने को मिला। उसके बाद फिसलन को देखते हुए अभी रोड को ओपन किया और उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह कहा जा रहा है कि रोड को साफ जरूर कर दिया गया, दोपहर तक रोड को बहाल कर दिया जाएगा, मगर अभी कई ट्रक गाड़ियां ऐसी हैं जो वहां फंसी हुई हैं जिनको निकाला जाएगा, क्योंकि देर रात को भी सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से लोगों को फंसे हुए लोगों को वहां से निकाला गया और रोड को साफ कर दिया गया, मगर फिसलन के कारण अभी रोड को गाड़ियों की आवाजाही के लिए बहाल नहीं किया गया। बिल्कुल, ये जमशेद बताइएगा, कल जो रात को रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ था, करीबन 100 के करीब लोग वहाँ पे फंसे हुए थे, बाकी भी है ये कुछ तादाद हमारे पास पहुंची है, तो उन लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन अगर जो किया गया तो वो अभी जारी है, मुकम्मल हो चुका है, और साथ साथ में रेस्क्यू करके उन्हें कहाँ पहुँचाया गया है? क्या ये पोशाना की तरफ लिए गए हैं या पीर की गली के उस तरफ जो है कश्मीर के साइड लिए गए हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है? बिल्कुल, जिन लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया इनको पुशाना लाया गया, पुशाना आर्मी का कैंप है, वहाँ इनको लाया गया, वहाँ इनके बड़ी देर रात तक ये ऑपरेशन चलते रहे। उसके बाद अभी भी कुछ लोग, ये बताया जा रहा है कि कुछ ट्रक ड्राइवर अभी भी उस तरफ फंसे हुए, मगर उनको निकालने की कोशिश की, मगर उन्हें अपने ट्रक नहीं छोड़े। मगर जिन लोगों को निकाला गया उनको रात को पुशाना के आर्मी के कैंप में रखा गया, क्योंकि इससे पहले भी हम देखते हैं कि जब भी मुगल रोड पर इस तरह के मामले सामने आते हैं वहाँ पुशाना आर्मी कैंप पे लोगों को लाया जाता है और बड़े ऑपरेशन चलाए जाते हैं, और इन लोगों को भी आर्मी कैंप के अंदर
रखा गया है। सनम, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो मुगल रोड पर भी आप सफर करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आज ना करें, क्योंकि एहतियाती तौर पर फिलहाल खराब मौसम के बायस शाहरा को बंद रखा गया है। सिंथन टॉप रोड भी जो किश्तवाड़ से साउथ कश्मीर को जोड़ती है वो भी एहतियाती तौर बंद रखी गई है। इधर कुछ नौजवानों की तरफ से पूछा जा रहा था जो इम्तिहानात मुलतवी हुए हैं उसका भी अपडेट आपको बताएं, लेकिन वो खराब मौसम की वजह से नहीं। 24 तारीख को कश्मीर यूनिवर्सिटी के जितने भी इम्तिहानात थे वो मुलतवी जरूर किए गए हैं, लेकिन 24 को चूंकि दिवाली का त्यौहार है तो दिवाली के पेश नजर 24 अक्टूबर को जो पेपर होने वाला था उसको मुलतवी करने का फैसला यूनिवर्सिटी हुकाम की तरफ से लिया गया और अब ये 24 को जो पेपर होने थे वो 28 अक्टूबर को हो गए जुमे के रोज। बाकी इम्तिहानात दीगर तारीखों या शेड्यूल के मुताबिक होंगे, जो डेट शीट थी उसी के हिसाब से होंगे। तो खराब मौसम का इम्तिहानी शेड्यूल पर कोई असर नहीं है, लेकिन ये कश्मीर यूनिवर्सिटी की जो 24 तारीख के एग्जाम्स थे वो अब 28 को होंगे, फ्राइडे को। दिवाली के पेश नज़र इसको पीछे किया गया है। त्योहार के मौके पर बहुत सारे इलाकों से कश्मीर जाना होता है लोगों को, ऑनलाइन प्रोसेस भी काफ़ी लंबा रहता है, तो इंतजामिया ने थोड़ी सी राहत दी है उन तमाम उम्मीदवारों को या नौजवानों को। अब बात आगे बढ़ाते हैं, बात जरा लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर सनम जो प्रोग्राम है वो बैक टू विलेज 4 की शुरुआत होने जा रही है और पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के साथ साथ इस वक्त जो प्रोग्राम शुरू हो गया है सरकारी सतह पर या तैयारियां की जा रही हैं उसमें मजीद बेहतरी का इम्कान शायद नजर आए, क्योंकि तैयारियां बहुत ज्यादा हैं। ना सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ऊपर ले जाने के लिए बल्कि तैयारियां यहां तक कर ली गई हैं कि सियाहती तौर पर जिन जिन इलाकों की तरक्की हो सकती है वो, और इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में जहां जहां कहीं अगर कोई फर्क रह गया है तो उसको भी कम से कम दूर किया जा सके। बिल्कुल आसिफ, जिस तरह हमारे अभी स्क्रीन पे भी आ रहा है 63,000 लोगों को रोजगार फराहम करने के लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए रोजगार फराहम किया जाएगा और साथ साथ में नए जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको अपडेट किया जाएगा और फिर इंडस्ट्रियल एस्टेट्स की बात की जा रही है। जम्मू कश्मीर सरकार जो है इस पर काफ़ी फोकस रखी हुई है, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस रखी है और इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस रखा हुआ है। और आपको बताएं कि जो बैक टू विलेज प्रोग्राम जो है जम्मू कश्मीर सरकार का जन अभियान जिसे कहा जाता है 4 फेज़ 4 का, उसके हवाले से सरकार ने बड़े पैमाने पर इकदाम उठाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है वो पूरी तरह से इसको फोकस रखे हुए हैं, इस पर पूरी तरह से नज़र रखे हुए हैं और कोशिश की जा रही है कि एक तरह से आवाम को एक बेहतर इंतजामिया फराहम कर दी रही कि जो कोशिश कर रही है सरकार वो फराहम की जा सके। आसिफ बिल्कुल, जब इस प्रोग्राम के हवाले से बात हो रही है तो आपको ये भी बताएं कि इस वक्त सरकारी सतह पर तैयारियां बहुत सारी हैं, उनमें मुलाजमतों का मामला हो, हुकूमती इकदामात में इस बार जो सरकार ने इस बार एक प्लान तरतीब दिया है कि 63,000 नौजवानों के लिए खुद जो रोजगार करें, 100 नए सयाहती मकामात, 5 जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, इसके अलावा जन अभियान में ये एक बड़ी जिम्मेदारी देने की एक महकमे को यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD जिसे आप कहते हैं उसे ये कहा जाएगा, बल्कि तैयारी की गई है कि 100% ऑनलाइन जो अदायगियां हों वो कम से कम हो, यानी सिस्टम पूरी तरीके से सही तरीके से नाफिज हो। 11 दिन तक तवील जो जन अभियान है इसके दौरान तकरीबन 63,000 अफराद को खुद रोजगार फराहम करने के साथ साथ 100 सयाहती मकामात की निशानदेही और इनकी जो हदबंदी है या डिमार्केशन का सिलसिला है, इसके अलावा 6,248 करोड़ रुपए की प्रोजेक्टों की जमीन अलॉट करने के साथ साथ 5 सनती स्टेट शुरू करने और राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम को मुंतकिल करने का मंसूबा इस बार LG इंतजामिया ने बनाया है। और बैक टू विलेज प्रोग्राम यानी B2V4 के चौथे मरहले से पहले हुकूमत ने जन अभियान के लिए मुख्तलिफ महकमों को जिम्मेदारियां भी सौंप दी है, इस तरह की खबर है। बिल्कुल, इस जिम्मेदारियों में सभी महकमों को अकाउंटेबल बनाए जाने की कोशिश की जा रही है और इंतजामिया को या यूं कहें सरकार को हर घर तक पहुंचाने की सरकार की कोशिश है और इसी कोशिश में सभी जो मामला थे वो है। हिलाल हंजूरी सीनियर साथी हमारे श्रीनगर से मौजूद रहेंगे इस वक्त हमारे साथ। हिलाल से जानना चाहेंगे सरकार का ये प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में पिछले बैक टू विलेज पिछले सरकार के प्रोग्राम उनमें कहीं न कहीं कुछ कमियां देखने को मिली और कुछ लोगों ने उस पर ऐतराज़ भी कुछ जगहों पे बताया। एक तजुर्बा था, पहली शुरुआत थी और उसके बाद अब ये बैक टू विलेज पार्ट 4 जो है इसमें किस तरह की सिचुएशन बनती है, हिलाल हंजूरी से हम जानना चाहेंगे। हिलाल हंजूरी पूरी तरह से इस पर वर्कआउट कर रहे थे और जिस तरह अभी आसिफ भी बता रहे थे कि सरकार का एक बड़ा प्रोग्राम है जिसमें रोजगार है और रोजगार में हम देखें सरकार के। हिलाल, आप तक अगर आवाज़ आ रही है तो बताइएगा क्या है सरकार का ये प्रोग्राम। देखिए सनम, ये बैक टू विलेज 4 है और इससे पहले भी आप जानते हैं कि कई बैक टू विलेज हुए और उन बैक टू विलेज प्रोग्राम्स में देखा कि जो जम्मू कश्मीर के अवाम है वो बिल्कुल मुतमईन बैक टू विलेज के दौरान
जो कुछ वादे किए गए थे लोगों के साथ, हालांकि ऑप्शंस को वहां पर लाया जा चुका है और उसके बाद बड़े बड़े ऑप्शंस हैं, उन्हें खुद सुना है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि उन पर कोई जो है बात नहीं हो पाई है। अब बैक टू विलेज 4 है, हालांकि एक नेक कदम है, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर 3 प्रोग्राम सरकार के किसी हद तक फेल भी हो चुके हैं, लेकिन तो है कि ये जो 4th प्रोग्राम है ये किसी हद तक जो है समरावर साबित हो सकता है। लेकिन मैं डेटा देख रहा था कि किस तरह से 63,000 जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं और उसके साथ साथ नई 100 के करीब जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, ये बैक टू विलेज 4 के अंदर खासतौर पर जो है नुमाया रहेंगी। लेकिन जनाब लोन फराहम करना और उससे फिर सेल्फ एम्प्लॉयड कहना, ये बात जो है आम नागरिक जो जम्मू कश्मीर के हैं उन्हें बिल्कुल नागुजार करती है, क्योंकि इसी सेल्फ एम्प्लॉय कहना, किसी को लोन फराहम करना, क्योंकि जो 63,000 लोग हैं उन्हें सेल्फ एम्प्लॉय बनाने के लिए सरकार की जानब से सिर्फ लोन में एक एसिस्टेंस फराहम की जाती है कि आप आराम से ये लोन हासिल कर सकें और किसी हद तक इसमें कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। लेकिन एक रोजगार का नाम इसे दे देना, मैं समझता हूँ कि ये हकीकत से बहुत दूर है, क्योंकि ऐसे लोन बोरोवर जो भी होते हैं जो ये लोन हासिल करते हैं, फिर उसके बाद बहुत कम ऐसे लोग हमें देखें कि जो सिर्फ सर्वाइव कर पाते हैं। उस सर्वाइवल के लिए सरकार जो है अभी तक कुछ काम नहीं कर रही है। इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत पहले से था और उस इंडस्ट्रीज के अंदर हमने देखा कि जब 20 से 60% के आसपास जो यूनिट होल्डर्स हैं वो डिफंक हो गए हैं, उनके सर्वाइवल के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है। तो इस तरह से इस 4th फेज में जो बैक टू विलेज 4th फेज है, इसमें सरकार ने बहुत कुछ चीजें रखी हैं, लेकिन ये किस तरह से एग्जीक्यूट हो जाएगी ये अभी भी जो समझते बात है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए और ये बताने के लिए कि बैक टू विलेज प्रोग्राम 4 के तहत क्या प्लान सरकार का है, डिपार्टमेंट्स को क्या जानकारियां दी जा रही हैं, क्या इस बार उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी गई है और इस प्रोग्राम के दौरान किस तरीके से काम ग्राउंड पर होना। और पहले 3 या 2 प्रोग्राम्स में जो काम हुआ है उनकी भी कम से कम ये प्रोग्राम अक्कासी करेगा सनम कि अगर आपने प्लान बनाए थे तो कितना काम हुआ, क्योंकि जहां अफसरान अगर ग्राउंड पर जाएंगे तो जाहिर सी बातें शिकायतें भी मौसूल बिल्कुल शिकायतें मौसूल हो रही हैं और शिकायतें मौसूल हुई भी हैं। लेकिन सरकार का ये प्लान, जिस तरह से सर हिलाल भी अभी बता रहे थे कि लोन फराहम करा, सिर्फ लोन फराहम करने से कोई इंडस्ट्री नहीं बन सकती है। उसके लिए एक एटमॉस्फेयर की अगर बात ना करें इस वक्त जम्मू कश्मीर में, लेकिन कहीं ना कहीं गाइडेंस सरकार की चाहिए। उन बच्चों को जो लोन ले रहे हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ आते हैं, जुड़ते हैं, तो उनके प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ साथ उनको एक मॉनिटरिंग भी पूरी तरह से चाहिए। लोन तो दे दिया, लेकिन वो लोन दे के उसके बाद वो लोन ही खटाई में ना पड़ जाए, वो नहीं होना चाहिए। हमारा नुकसान मुल्क का नहीं होना चाहिए, हमारा जो टैक्स पेयर का पैसा वो नहीं जाना चाहिए, बल्कि एक तरह से उनको गाइड होना चाहिए, उनको मॉनिटर होना चाहिए और वो इस लोन से जो अपनी इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है खड़ा कर रहे हैं उस पर सरकार पूरी तरह से कंट्रोल ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं उसको मॉनिटर कर रखे, उस पर अपना हाथ रखे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब शुमाली कश्मीर की करते हैं, जहां से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि फोर्सेस की तरफ से कार्रवाई की गई है और दावा किया गया है कि आईडी बरामद की गई है बारामूला हंदवारा शाहरा से। इस वक्त कार्रवाई सुबह सुबह हुई है और तफसीलात के मुताबिक बारामूला हंदवारा रोड पर जहां सुबह सुबह एक मशकूक शय पाई गई, बाद में पता चला कि आईडी थी। गुज़श्ता 3 दिनों के दौरान इस तरह का ये दूसरा ऐसा इंसिडेंट है जहां पर कोई आईडी बरामद हुई है और इस इलाके के अंदर बताया भी जाता है कि मुसद्दका इतला मिलने पर यह कार्रवाई की अंजाम दी गई है, जिसके बाद आईडी बरामद हुई है। और इस पर मजीद डिटेल्स क्या है, जो ऑफिशियल कंफर्मेशन ये भी है कि बीडीएस भी मौके पर पहुंचा है। दूसरी आईडी 3 दिनों के दौरान। हमारे साथ भट्ट शमीम इस वक्त शुमाली कश्मीर से बराह रास्त जुड़े हैं। क्या कुछ और डिटेल्स आपके पास हैं शमीम, और ऑफिशियल कंफर्मेशन क्या आईडी के हवाले से हो चुकी है? जी आज से मैं आपको बता दूं, सरहद जिला कपवारा के ये लंगेट बारामूला का जो नेशनल हाईवे है, सवेरे जो पेट्रोलिंग पार्टी होती है तो उनको एक वहां पे एक आईडी मिली है। फिर 2 घंटे के लिए जो है नेशनल हाईवे को कट ऑफ किया गया है, दूसरे तरफ से लोगों को जाना पड़ा। तकरीबन लगातार 2 घंटे बिल्कुल रोड जो है बंद रहा है। उसके बाद जो 30 जो वहां पे कैंप के सामने वो जो आईडी वहां पे पाई गई है, उसके बाद उसको डिस्पोज भी किया गया है। लगातार इस तरह की खबरें आ रही कि आज भी जो है सरहद जिला कपवारा का जो मिनिस्टर का दौरा है, लंगेट का भी आज दौरा है, तो कहीं ना कहीं ये भी लग सकता है कि जिस तरह आज 30 और जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कामयाबी है, जिस तरह उन्होंने वहां पे जो है किस जगह पे एग्जैक्ट, शमीम बताइए एग्जैक्ट किस लोकेशन पे, कहां पे ये आईडी लगाई गई थी, ये कुछ तफसीलात हैं आपके पास?
जी जी सर, मैं आपको बताता हूँ, ये नेशनल हाईवे जो बारामूला हंदवारा जो है, वहाँ लंगेट का 30 कैंप के पास में ही वदीपुरा का गांव है, वहाँ पे नेशनल हाईवे पे ये आईडी। जी जी वदीपुरा में। बहुत शुक्रिया, 2 घंटे के लिए बहुत शुक्रिया। तस्वीरें पुरानी थी, फाइल शॉट्स, इससे पहले भी इस तरह की कार्रवाई इस इलाके के अंदर जब अंजाम दी गई थी तो उस वक्त की तस्वीरें आपके सामने थी। और फिलहाल ये कार्रवाई जो है वो बीडीएस बिल्कुल आसिफ, ये जो इलाका है, ये वदीपुरा का गांव जो है, ये बारामूला जो कुपवारा की बॉर्डर सेक्टर या नौगाम के बॉर्डर सेक्टर के लिए जितनी भी सेना की मूवमेंट श्रीनगर से आती है, बदामी बाग से आती है, इसी रोड से जाती है और ये दिन भर इसमें कार्रवाई की मूवमेंट होती रहती है। और चूंकि आज कुछ जो दिल्ली से मिनिस्टर्स वगैरह कश्मीर गए हुए हैं आउटरीच प्रोग्राम के तहत, उनमें से भी आज को कुछ का लंगेट हंदवारा का प्रोग्राम था, तो ये उसी एरिया में हुई है और ये बड़ा हादसा जो है वो आज टाला गया है। अगर इस आईडी को बरामद नहीं किया जाता तो शायद कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। और अगर हम हादसे की बात करें तो जिस तरह अभी हमारे पुंछ से खबर आ रही है, वहाँ के जो हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं वो बता रहे थे, उन्होंने हमें व्हाट्सअप किया है और उनका व्हाट्सअप ही मैं पढ़ के सुनाता हूँ। वो बता रहे हैं कि जो तारिक महमूद खान है, ये AEE मैकेनिकल PhD पुंछ हैं, ये बता रहे हैं कि पीर की गली में वहाँ पे ऑपरेशन वगैरह जो है वो ऑपरेशन लगभग मुकम्मल हो चुका है और जम्मू कश्मीर का जो PhD है, FSD है डिपार्टमेंट, यानी मैकेनिकल विंग जो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की, वो वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन में बर्फ हटाए के जाने में पूरी तरह से कामयाबी हो चुकी है सड़क से। बिल्कुल, कुछ लोग कल से फंसे थे तो पुशाना वाली साइड उन्हें पीछे लाया गया था, लेकिन फिलहाल ऑफिशियली हाईवे बंद है, जो मुगल रोड है वो भी बंद रखी गई है। अब बात जरा मुलाजमीन के हवाले से, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ सुबह आंख खुलती है तो कोई ना कोई नया हुक्मनामा सामने होता है मुलाजमीन के हवाले से, और ताज़ा हुक्मनामा जो है उसमें एक खातून टीचर का भी जिक्र करेंगे, थोड़ी देर में आपको बताएंगे। लेकिन ये उन मुलाजमीन की बात है जो 2024 में आप देखेंगे जुलाई अगस्त से दिसंबर के महीने के दरमियान रिटायर होंगे, सबदोश होने वाले मुलाजमीन हैं। उन्हें कहा गया है कि इस वक्त परेशानियां बहुत सारी हैं कि वेरिफिकेशन के प्रोसेस के दौरान वो सर्विस बुक्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं या फिर मुश्किलात इस वक्त आ रही हैं। अब उन्हें कहा गया है कि वो अकाउंट्स जनरल का जो डिपार्टमेंट है वेरिफिकेशन के लिए, वहां पर जम्मू कश्मीर के तमाम जो मुलाजमीन हैं, यानी जिनकी खिदमत साल 2024 के आखिर तक खत्म हो जाएंगी, वो रिटायर होने वाले मुलाजमीन जिनको 1-1.5 बरस की अभी खिदमत जिनकी बाकी हैं, वो फौरी तौर पर अपनी जो है जो सर्विस बुक्स हैं वो प्रोवाइड करें वेरिफिकेशन के तौर पर, और ताकि मुश्किलात बाद में जाकर उन्हें पेंशन के दौरान ना आए। जो रिटायरमेंट के बाद जो मुराद होती हैं, बेनिफिट्स होती हैं, उसे लेकर कोई परेशानी उन्हें सामना ना करना पड़े। सर्कुलर जारी किया गया है, वेरिफिकेशन सर्विस बुक्स की हो रही है। यूटी के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज हैं, और खुसूसन जिक्र किया गया है जो ये है कोड्स का, पेंशन्स का मामला है या फिर रिटायर बेनिफिट्स का, तो बाद में मुलाजमीन को परेशानियां ना आए, इसके लिए उनकी सर्विस बुक उनसे मांगी गई है। और ये हुक्मनामा इस सिलसिले में SL पंडिता की तरफ से, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं कोड्स की फाइनेंस डिपार्टमेंट की, उनकी तरफ से जारी किया गया है। ये एक तरफ मुलाजमीन की बात, लेकिन जरा उन लोगों की बात भी करते हैं जिनके खिलाफ कार्रवाइयां सनम चल रही है। और शुमाली कश्मीर की खातून टीचर 18 बरस के बाद अब नौकरी से हाथ धो बैठे। बिल्कुल, ये बारामूला के रोहामा के इलाके में हुआ है और यहाँ पे जो सरकार ने प्रोसेस किया था 2005 के आसपास, जो सरकार ने प्रोसेस किया था कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज दी जाएं अपने घर के नज़दीक सरकार ने, तो उसी स्कीम के तहत रोहामा में एक खातून टीचर को लगाया गया था और उस खातून टीचर ने बाद में 12th भी किया और उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर उसने जो भारतीय शिक्षा परिषद यूपी उत्तर प्रदेश की जो है उस हवाले से उसने सर्टिफिकेट भी प्रूव की थी। लेकिन फिर मामला हुआ कि जो 10वीं जमात का कार्ड, उसका मार्क्स कार्ड था, वो फेक था और उस फेक में कुछ लोग जो हैं, जो मैंने कल शाम को भी बात की थी इंतजामिया के एक अहदेदार से, वहाँ पे अपना नाम न बताने की शर्त पर उसने बताया कि उसमें ये था कि उस वक़्त ये होता था कि जो मार्क्स कार्ड होता था उस पर फोटोग्राफ वगैरह नहीं होता था, तो ना ही उस पर रेजिडेंस होती थी मार्क्स कार्ड में। उस वक़्त सिर्फ यही होता था कि मार्क्स कार्ड पर नाम होता था, फादर नेम होता था और क्लास होता था, तो वो जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन वहाँ पे उस वक्त जो है जारी करता था। तो यहाँ पे भी यही था, लेकिन ये जो मार्क्स कार्ड इसने सबमिट किया था ये किसी और इलाके का था, वो रोल नंबर वगैरह जो था वो अलग था उस पर, लेकिन किसी और इलाके, लेकिन नाम वगैरह जो मिलता था दोनों का, टीचर का नाम, इस टीचर का भी और इसका जो एड्रेस है या फादर का नाम ये मिल रहा था, तो उसी तरह से उसने मैनेज किया था। तो वो एक जाली मार्क्स कार्ड जो सबमिट किया था उसी की डिपार्टमेंट में इंक्वायरी की गई और डिपार्टमेंट इंक्वायरी करने के बाद उनकी तहकीकात मुकम्मल होने के बाद सरकार ने या जो इनके स्कूल इंतजामिया है उनने इस पर कार्रवाई की है। बिल्कुल कार्रवाई हुई है और तहकीकात के दौरान ये पता चला है कि जो मार्क्स कार्ड था 10th का वो फेक था
और इसके बाद 18 साल तक की जो खिदमात रही इस खातून टीचर की वो ख़त्म कर दी गई। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी 13 अक्टूबर को इस सिलसिले में एक जो है वो हुक्मनामा जारी किया गया था और कहा गया था कि ये जो 2005 के बाद अब तक काम कर रही थी ऑन बेसिस ऑफ 10th पास सर्टिफिकेट, जोनल एजुकेशन ऑफिसर रोहामा डिस्ट्रिक्ट बारामूला, जो सर हमने डिटेल्स आपके सामने रखी हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस कार्रवाई, ये जो कार्रवाई पिछले कुछ वक्त से चल रही है मुलाजमिन के खिलाफ, इसमें सरकारी टीचर्स भी बहुत सारे रहे हैं जिनमें वेरिफिकेशन के प्रोसेस के दौरान इस तरह की चीज़ें सामने आई। और हाल ही में एक और बात सामने आई है कि बहुत सारे लोग ने जिनने जम्मू कश्मीर के अंदर जो टीचर्स हैं डिग्रियां बहुत सारे लोगों की तरफ से रातों रात खरीदी गई, बहुत सारे लोगों की तरफ से फर्जी डिग्रियां जमा कराई गई हैं, तो उन पर भी शायद कहीं ना कहीं तलवार लटकने वाली है। बिल्कुल आसिफ, इस केस में एक चीज हम कहते हैं फेक मार्क्स कार्ड। ये फेक मार्क्स कार्ड इसको हम नहीं कह सकते हैं। ये मार्क्स कार्ड जो था ये बड़गाम डिस्ट्रिक्ट के किसी का था, उसका वो उसी नाम था, क्योंकि नाम और पेरेंटेज मिल रही थी तो उस वक्त मार्क्स कार्ड में वो नहीं होता था, एड्रेस नहीं होता था, फोटोग्राफ नहीं होता था, उसमें सिर्फ होता था नेम एंड पेरेंटेज और रोल नंबर। तो रोल नंबर तो नहीं मिल रहा था, रोल नंबर की तरफ किसी ने चेक भी नहीं, उस तरफ ध्यान भी नहीं दिया जाता है। उस वक्त सिर्फ नाम देखा जाता है, मार्क्स कार्ड देखा जाता है। तो वो चीज़ हुई थी, फेक नहीं था, बल्कि मार्क्स कार्ड जो प्रोड्यूस हुआ था वो ओरिजिनली था। जिस तरह मुझे एक अहदेदार ने वहाँ के बताया कि मार्क्स कार्ड था, वो था, लेकिन वो किसी और इलाके का था, किसी और कैंडिडेट का था, सिर्फ नाम और पेरेंटेज मिल रही थी और उसी के नाम पे वो यहाँ पे इंक्लूड किया गया था उसमें। बिल्कुल, मुलाजमीन की बात हो रही है तो इससे पहले हम ब्रेक पे जाएं, फटाफट से आपको बताते हैं कि पुलिस महकमे में भी रद्दोबदल हुआ है। और कल जहां पर हमने आपके सामने DIGs की बात रखी थी, कल हमने आपके सामने SSP की बात रखी थी, आज मजीद 3 अफसरान के तबादले हुए हैं। ये फेरबदल किया गया है पुलिस डिपार्टमेंट में और 3 DSPs को डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिन्हें ट्रांसफर किया गया है और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह की तरफ से इस सिलसिले में हुक्मनामे के लिए जो अहकामात हैं, जो मुंतकली के जो अहकामात थे वो भी सादर कर दिए गए हैं। सरकारी ऑर्डर के मुताबिक गुलाम मुस्तफ़ा भट्ट DSP CID बडगाम, उन्हें मुंतकिल कर दिया गया है दूसरी जगह पर। DSP CID SB पुलवामा और शोपियां अल्ताफ अहमद नाइक और DYSP CID SB अनंतनाग, उन्हें भी ट्रांसफर किया गया है। उन्हें CID SB बडगाम का विंग दे दिया गया है। इसी तरीके से परवेज सजाद DYSP ECHG अनंतनाग, उन्हें ट्रांसफर किया गया है। उन्हें DYSP CID SB अनंतनाग यानी नई जिम्मेदारियां इन 3 पुलिस अफसरान को दी गई है। और कंसर्न जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं उन्हें यह कहा गया है कि फौरी तौर पर वो अपनी नई जो है यानी हुक्मनामा जब जारी हुआ है, तीनों के नाम जब इस हुक्मनामे में आए तो फौरी तौर पर हुक्मनामे के साथ साथ नई जगह उन्हें अपनी खिदमत जो है वो शुरू कर देनी है। पुलिस हेडक्वार्टर को भी साथ साथ ये रिपोर्ट चली जाएंगी, यानी अफसरान की एक जगह से दूसरी जगह फौरी तौर पर मुंतकिल करने के लिए जो इमीडिएट इफेक्ट का जिक्र किया गया है, तो दूसरी जगह ये तमाम अफसरान जो है वो अब चले जाएंगे। अब यहाँ पर वक्त यहाँ छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको एक खास रिपोर्ट भी दिखाएंगे, उसके बाद लाइव कॉल्स की तरफ चलेंगे और कौमी खबरों के बाद सीधा आपको लाइव कॉल्स प्रोग्राम में आपकी लेंगे, आपकी बात भी सुनेंगे। सलाम जी।